नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दास्तान-ए आलिया में। यह वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल को छू जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो रिश्तों की सच्चाई, माँ की ममता और इंसानियत की असली पहचान को सामने लाती है। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुबह का समय था। गांव के एक पुराने से घर के आंगन में धूप की हल्की किरणें टेढ़ी-मेढ़ी दीवारों से छनकर नीचे गिर रही थी। कच्चे आंगन में चारों तरफ धूल फैली थी और कोने में रखा तुलसी का चौरा सूखा सा लग रहा था। 70 बरस की सरला देवी लकड़ी की एक पुरानी खटिया पर बैठी थीं। उनका शरीर दुबला पतला, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें भीतर धसी हुई। सफेद रंग की साड़ी का पल्लू उन्होंने सिर पर खींच रखा था। पेट से गड़गड़ाहट की आवाज निकल रही थी। सरला देवी ने कांपते स्वर में पुकारा, बहू रेखा, जरा खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। भीतर रसोई में बर्तन खटखटा रही रेखा उनकी बहू की भौवें चढ़ गई। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर आई। हाथ में टूटी हुई स्टील की कटोरी थी और उसमें पिछली रात का बचा भात और थोड़ा सा नमक। रेखा ने कटोरी आंगन में जोर से पटकी और बोली, लो बुढ़िया, खा ले। बासी हो या ताजा, तुझे तो सब चल ही जाता है। 70 साल की हो गई लेकिन भूख उतनी ही लगती है जैसे जवानों को लगती है। मुझे तो लगता है तुझे मुझे कंगाल करके ही मरेगी। सरला देवी ने बहू की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपते हाथों से कटोरी उठाई और खाने लगी। वो चावल ठंडे, रूखे और बेस्वाद थे, लेकिन उनकी आंखों में तृप्ति की चमक थी क्योंकि उनकी भूख इन चावलों से कहीं पुरानी और गहरी थी। रेखा दूर से देख रही थी, उसका मन जल उठा। वो झल्लाई और अचानक सरला देवी की कटोरी छीनकर जमीन पर फेंक दी। चावल बिखर गए, कटोरी लुढ़ककर खटिया के नीचे चली गई। सरला देवी ने कुछ देर तक जमीन पर गिरे भात को देखा, फिर कांपते हुए हाथों से जमीन से उठाकर खाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन होठ चुप थे। रेखा हंसते हुए बोली, ले, भूख लगी थी ना, अब खा जमीन से, यही तेरे लायक है। इतना कहकर वो पलटकर चली गई। आंगन में बस सरला देवी थी और उनके आंसू जो धूप की किरणों में चमक रहे थे। दोपहर का समय था। घर के आंगन में धूप और भी तेज हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस कहीं कहीं से गाय की घंटियों और कौवों की आवाज सुनाई दे रही थी। सरला देवी खटिया पर लेटी थी। भूख और कमजोरी की वजह से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, मुकेश, ओ मुकेश बेटा। मुकेश उनका इकलौता बेटा जो सामने वाले कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, झुंझलाकर बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रात देर तक दोस्तों के साथ शराब पीकर लौटा था। क्या है माँ, चैन से बैठने भी नहीं देती, हर वक्त रोना धोना लगी रहती हो। सरला देवी ने कांपते होठों से कहा, बेटा जरा पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुकेश ने सिर झटकते हुए कहा, पानी चाहिए तो उठकर खुद ले लो, मैं तेरी सेवा करने के लिए थोड़े ही पैदा हुआ हूँ, सारा दिन मुझे परेशान मत किया कर। इतना कहकर वो गुस्से से कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सरला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खटिया से उठने की कोशिश की। उनका कमजोर शरीर कांप रहा था। मुश्किल से उठकर वो आंगन के कोने में रखे घड़े तक पहुंची। घड़े के पास रखे लोटे से पानी भरने लगी तो लोटा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मिट्टी का घड़ा भी हिल गया और आधा पानी बह गया। शोर सुनकर रेखा दौड़ कर आई। उसकी आंखों में आग थी। हे भगवान, इस बुढ़िया का क्या करूं मैं, न खाना बचाती है न पानी, घर का सारा खर्च तो तेरे ही पीछे जा रहा है। उसने सरला देवी को धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी और उनके माथे से खून निकल आया, लेकिन न बहू को परवाह थी न बेटे को। मुकेश कमरे के अंदर से चिल्लाया, अरे रेखा, इसे छोड़ो, मरने दो इसे, जब तक जिंदा रहेगी हमारा जीना हराम कर देगी। रेखा ने होठ दबाकर हामी भरी और बड़बड़ाते हुए चली गई। सरला देवी जमीन पर पड़ी थी। खून धीरे धीरे उनके चेहरे से बहकर मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कांपते हाथों से जमीन से मिट्टी उठाई और माथे पर लगाई, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे प्रभु, मेरे अपने ही मुझे पराया कर बैठे हैं, अब तू ही मेरा सहारा है। शाम का समय था। सूरज ढलने लगा था और आसमान हल्का लाल हो गया था। गांव की गलियों में गायें लौट रही थीं, उनके गले की घंटियां बज रही थीं। चिड़ियों का झुंड आसमान में गोल गोल घूमकर अपने बसेरे की ओर लौट रहा था।
सरला देवी आंगन की मिट्टी पर पड़ी थीं। माथे से खून बहना अब कम हो गया था, लेकिन चेहरा फीका और थका हुआ लग रहा था। उनकी सांसें भारी भारी चल रही थी। पास ही टूटा हुआ लोटा पड़ा था और घड़े में आधा ही पानी बचा था। उसी वक्त पड़ोस की शांति चाची वहां से गुजरी। वो सरला देवी की हम उम्र थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती और आंखों में सख्ती झलकती थी। उन्होंने जैसे ही सरला देवी को जमीन पर पड़ा देखा, उनका दिल पसीज गया। अरे बाप रे सरला, ये क्या हाल बना रखा है तूने? वो तुरंत आंगन में घुस आई। कपड़े के अपने आंचल से सरला देवी का माथा दबाकर खून पोंछने लगी। फिर जोर से आवाज लगाई, अरे मुकेश, ओ बहू रेखा, जरा बाहर तो आओ। तुम्हारी माँ जमीन पर पड़ी है और तुम्हें परवाह भी नहीं। अंदर से बहू रेखा आई, चेहरे पर बनावटी मासूमियत लाकर बोली, अरे चाची, आप गलत समझ रही हैं। माँ जी खुद ही घड़े से पानी लेने गई थी, पैर फिसल गया होगा। हम तो अभी आने ही वाले थे। शांति चाची ने आंखें तरेरी। रेखा, मुझे सब पता है। हर रोज तेरे घर से रोने धोने की आवाज आती है। लोग कहते हैं तू और तेरा मर्द बूढ़ी माँ का जीना हराम कर रखे हो। भगवान से डरो। बूढ़ी माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। रेखा चुप हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन जुबान पर ताले लग गए। अंदर से मुकेश भी बाहर आया। उसके हाथ में मोबाइल था और कानों में ईयरफोन। उसने उबकर कहा, चाची आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा घर का मामला है। हम जैसे चाहे माँ को रखें। आप कौन होती हो टोकने वाली? शांति चाची ने गुस्से में कहा, मुकेश, तू माँ की औलाद कहलाने लायक भी नहीं है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, आज तू उसी को धक्के देकर जमीन पर गिरा रहा है। कल को तेरे बच्चे भी तुझे इसी तरह धक्के देंगे, तब समझ में आएगा। मुकेश ने ताना मारते हुए कहा, अरे चाची, जमाना बदल गया है। अब माँ बाप की सेवा करके कोई पेट नहीं भरता। आजकल तो हर कोई अपने लिए जीता है। आप अपनी नसीहतें अपने घर में रखिए। यह सुनकर शांति चाची का दिल कांप उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है बेटा, आज तू माँ को बोझ समझ रहा है। याद रख, बूढ़ों का श्राप बहुत भारी होता है। जिस दिन ये माँ तुझे मन ही मन बद्दुआ दे देगी, उस दिन तेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। इतना कहकर शांति चाची ने सरला देवी को सहारा देकर खटिया पर बिठाया और उनका माथा सहलाने लगी। सरला देवी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उनकी जुबान अब भी खामोश थी। वो सोच रही थी, क्या सचमुच मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ? रात का समय था। पूरा गांव धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। कहीं दूर मंदिर से शंख और घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। आंगन की पुरानी लालटेन दीवार से टंगी थी, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी। उसकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। वहीं खटिया पर बैठी सरला देवी का चेहरा उस मध्यम रोशनी में और भी सूना लग रहा था। झुर्रियों की गहरी लकीरों में जैसे बरसों का दुख छिपा बैठा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं थी, सिर्फ दर्द और सवाल तैर रहे थे। उन्होंने धीरे से पास रखा पुराना पीतल का संदूक छुआ। उस संदूक में उनके पुराने दिन, यादें और कुछ धूल खाए कपड़े रखे थे। वो कपड़े जो उन्होंने अपनी बहू की शादी पर दिए थे, वो चांदी की पायलें जो कभी उन्होंने बड़े चाव से खरीदी थी। उनकी आंखों में अतीत की तस्वीरें चमकने लगी। उन्हें याद आया, जब मुकेश छोटा था तो रात में भूख लगने पर रोता था। वो भागकर रसोई में जाती, दूध गर्म करती और उसे गोद में खिलाती। आज वही बेटा कहता, मैं तेरी सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। उन्होंने आंचल से आंखें पोंछी और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर आज मुझे अपने ही घर में इतनी बेगानी क्यों बना दिया गया। उधर कमरे में बहू बेटा का अलग ही हाल था। मुकेश चारपाई पर लेटा मोबाइल चला रहा था, हंस हंस कर वीडियो देख रहा था। उसके कानों में ईयरफोन थे, मानो उसे अपनी माँ की कराही सुनाई ही नहीं दे रही थी। रेखा सामने बैठे हुए अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके चेहरे पर लापरवाही साफ झलक रही थी। वो हंसते हुए बोली, सुनो जी, अगर ये बुढ़िया ऐसे ही रही तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। हर वक्त रोती रहती है, लोग भी ताने मारने लगे हैं, कहते हैं बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं रखते। मुकेश ने खींच कर कहा, तो क्या करूं, बूढ़ी है, कल परसों मर ही जाएगी, फालतू में सिर मत खाओ।
रेखा ने ठंडी सांस ली और बोली, काश ये जल्दी चली जाए। दोनों के सब जैसे जहर के तीर थे, लेकिन सरला देवी की कानों में भी पहुंच रहे थे। वो सब सुन रही थी लेकिन चुप थी। उनका दिल भीतर से टूट चुका था। धीरे धीरे रात गहराती गई। आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। लालटेन की लौ अब और कमजोर पड़ चुकी थी। सरला देवी खटिया पर लेटी लेटी आसमान को ताक रही थी। सितारे चमक रहे थे, मानो भगवान गवाह बनकर उनकी बेबसी देख रहे हों। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। बस मन ही मन वो बुदबुदाई, हे प्रभु, मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दे, या मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे दे। सुबह का समय था। मुर्गे की बाग सुनाई दी और धीरे धीरे आसमान पर हल्की लालिमा फैलने लगी। गांव की औरतें सिर पर लोटे रखकर कुएं से पानी भरने जा रही थी। गाय भैंसों की घंटियों की टनकार गली में गूंज रही थी। हवा में गोबर और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी, लेकिन मुकेश के घर का आंगन उस सुबह भी सूना और भारी लग रहा था। खटिया पर बैठी सरला देवी ने रात भर एक पल भी चैन की नींद नहीं ली थी। उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे उनमें अब ताकत ही न बची हो। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर दो औरतें खड़ी थीं, पड़ोसन शांति चाची और पास की गली की राम दुलारी। दोनों के हाथों में सब्जियों की टोकरी थी। उन्होंने जैसे ही सरला देवी को देखा, हैरान होकर बोली, अरे सरला, ये क्या हाल बना रखा है तूने? तू तो दिन ब दिन और सूखती जा रही है। शांति चाची पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कल रात तो मैंने तेरी आंखों में इतना दर्द देखा कि नींद ही नहीं आई। ये बहू बेटा तेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? सरला देवी ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, कुछ नहीं चाची, घर का मामला है, भगवान की मर्जी है, मैं सब सह लूंगी। राम दुलारी तुनक कर बोली, अरे भगवान की मर्जी का बहाना मत बना, ये सब जुल्म है। औरत होकर तू इतनी चुप क्यों है? लोग पूरे गांव में बातें कर रहे हैं कि मुकेश और रेखा ने माँ को तंग कर रखा है। इतनी बातें चल रही थी कि तभी भीतर से रेखा निकल आई। उसने अपनी आंखें तरेरी और गुस्से से बोली, क्यों चाची काकी, सुबह सुबह हमारी चौखट पर खड़े होकर ताने कस रही हो? हमारे घर के मामले में बीच क्यों डालती हो अपनी नाक? शांति चाची ने डांटते हुए कहा, रेखा, शर्म नहीं आती तुझे? बूढ़ी सास को भूखे प्यासे रखती है, ऊपर से धक्के देती है। भगवान से डर। बूढ़ी माँ का आंसू सीधे आसमान तक पहुँचता है। रेखा हंसते हुए बोली, अरे चाची, आप सब पुरानी सोच की हो। आजकल कौन माँ बाप के लिए मरता है? हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। ये बुढ़िया अगर हमें बोझ लगे तो इसमें हमारा कसूर कहाँ है? इतना सुनते ही राम दुलारी तिल मिला गई। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू, तेरी जैसे जालिम जुबान काट लेनी चाहिए। तेरी जैसी बहुओं की वजह से ही दुनिया में बहू का नाम बदनाम होता है। रेखा औरतों से उलझने ही लगी थी कि तभी मुकेश भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर नींद और चिढ़ दोनों साफ झलक रहे थे। वो बोला, अरे ये क्या नौटंकी लगा रखी है? सुबह सुबह हमारे आंगन में भीड़ क्यों रही है? शांति चाची ने उंगली उठाकर कहा, मुकेश, अब बस कर। तेरी माँ की हालत देख। अगर इंसानियत बची है तो शर्म कर, वरना याद रख, गांव वाले भी चुप नहीं बैठेंगे। हम पंचायत बुलाएंगे और सबको बताएंगे कि तू अपनी माँ पर कैसे जुल्म करता है। यह सुनकर मुकेश का चेहरा उतर गया। रेखा भी थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी जिद में बोली, कर लो पंचायत, हमें किसी से डर नहीं। सरला देवी यह सब सुन रही थी। उनका दिल दहला जा रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं चाची, पंचायत मत करो। ये मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। मैं अपना अपमान सारे गांव में नहीं चाहती। मैं जितना सह सकती हूँ सह लूंगी, बस आप लोग शांत हो जाइए। यह कहते कहते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में एक नया डर जन्म ले चुका था। अगर पंचायत सच में बैठ गई तो मेरा बेटा और बहू मुझे और भी ज्यादा सताएंगे। मेरा क्या होगा? अगली सुबह गांव का माहौल कुछ बदला हुआ था। पिछली रात से ही पूरे गांव में बातें फैल चुकी थीं। मुकेश अपनी मां पर जुल्म करता है। बहू रेखा ने सास को धक्का दिया। बूढ़ी मां भूखी प्यासी रहती है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए फुसफुसा रही थीं। पुरुष चौपाल पर बैठकर तंबाकू मलते हुए यही चर्चा कर रहे थे। हर किसी की आंखों में गुस्सा और अफसोस था। दोपहर होते होते चौपाल पर गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होने लगे।
पुरानी नीम की छांव तले बेंचें और चौकियां बिछा दी गई। माहौल गंभीर था। पंचायत के प्रधान रघुनाथ सिंह सफेद धोती कुर्ता पहने पान चबाते हुए आए और बीच में आसन पर बैठ गए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। भीड़ में शांति चाची और राम दुलारी सबसे आगे थी। उन्होंने आकर प्रधान को सब विस्तार से बताया। रघुनाथ जी, सरला देवी की हालत बहुत बुरी है। उनका बेटा मुकेश और रेखा दिन रात उन्हें ताने देते हैं, खाना नहीं देते, मारते धक्के देते हैं। अब तो कल सरला जमीन पर गिर गई, उनके माथे से खून तक बह निकला। अगर आज पंचायत कुछ नहीं करेगी तो कल को गांव का नाम ही बदनाम होगा। भीड़ में खुसुर पुसुर बढ़ गई। लोगों की आंखें मुकेश रेखा के खिलाफ गुस्से से जलने लगी। प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बुलाओ मुकेश और उसकी बीवी को। आज इस चौपाल पर सच सामने आना चाहिए। थोड़ी देर बाद मुकेश और रेखा वहां पहुंचे। दोनों के चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। रेखा ने पल्लू सिर पर डाल लिया ताकि लोग उसे संस्कारी समझे और मुकेश भी हाथ बांधकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने कोई गुनाह ही न किया हो। प्रधान ने कड़क आवाज में कहा, मुकेश, ये सब क्या सुन रहे हैं हम? तेरी माँ जमीन पर गिरी पड़ी थी, भूखी प्यासी रहती है और तू कहता है मरने दो। क्या यही है तेरी औलाद होने की पहचान? मुकेश झेप गया लेकिन फिर भी बोला, नहीं प्रधान जी, ये सब झूठ है। मेरी माँ ही हमें तंग करती है, हर वक्त रोती रहती है, घर का माहौल बिगाड़ देती है। हम अपनी तरह से रखते हैं उन्हें। भीड़ में से आवाज आई, अरे झूठ बोलता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, बुढ़िया जमीन से चावल उठाकर खाती थी। दूसरी तरफ से कोई बोला, रेखा ने धक्का दिया था, हमने भी देखा। भीड़ का शोर बढ़ने लगा। प्रधान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और गंभीर स्वर में बोले, केस, तेरी माँ को बुलाओ, पंचायत खुद उनकी जुबान से सुनेगी। कुछ देर बाद शांति चाची सरला देवी को सहारा देकर चौपाल तक ले आई। उनके पैरों में कंपन था, हाथ कांप रहे थे। भीड़ उन्हें देखकर सहम गई। उनके माथे का घाव अब भी लाल था और आंखों में बरसों का दर्द भरा पड़ा था। प्रधान ने नरमी से पूछा, बाई, सच बता, तेरा बेटा और बहू तुझे कैसे रखते हैं? सरला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते होंठ खोले मगर पहले कुछ नहीं बोली। फिर आंचल से आंसू पोंछकर बोली, प्रधान जी, वो मेरा बेटा है, मेरी कोख का टुकड़ा है। कैसे कह दूं कि वो मुझे सताता है, लेकिन हाँ, भूख बहुत लगती है और कई बार खाना नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी धक्का भी दे देते हैं, पर मैं माँ हूँ, अपने बेटे का नाम बदनाम नहीं कर सकती। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। प्रधान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने डांटते हुए कहा, मुकेश, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिसके दूध से तू पलकर बड़ा हुआ, आज तू उसी को रोटी के लिए तरसा रहा है। गांव की पंचायत तुझे अब और छूट नहीं देगी। उन्होंने आदेश सुनाया, आज से सरला देवी का खर्च और सेवा की जिम्मेदारी पूरे गांव की होगी। हर घर से रोज रोटी जाएगी, हर औरत बारी बारी से उनकी देखभाल करेगी। और मुकेश, तुझे पंचायत की तरफ से चेतावनी है, अगर आगे कभी माँ पर हाथ उठाया या भूखा प्यासा रखा तो तुझे और तेरी औरत को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। भीड़ में शोर उठ गया, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब सरला अकेली नहीं है, पूरा गांव है उसके साथ। सरला देवी की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो अकेली नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर उनके दिल में एक और सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच मेरा बेटा सुधर जाएगा या ये दर्द अब मेरी आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा? पंचायत के फैसले को 2 दिन ही हुए थे, लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सरला देवी के आंगन में रोज किसी न किसी घर की औरत या बच्ची ताजा रोटी लेकर आ जाती। कभी कोई दाल दे देता तो कभी कोई सब्जी। पहले जो आंगन हमेशा सूना रहता था, वहां अब हर रोज किसी की आहट सुनाई देती थी। सरला देवी को पहली बार लगा कि उनके जीवन में अभी भी अपनापन बाकी है, पर दिल के कोने में एक कसक अब भी थी, मेरे अपने ही क्यों नहीं बदलते? गांव वाले तो रोज का साथ देंगे नहीं, फिर क्या होगा? उसी शाम सूरज ढल रहा था, आकाश लालिमा से भर चुका था। सरला देवी अपनी टूटी खटिया पर बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनका मन भारी था। वो अपने घाव पर हाथ फेरती और बार बार सोचती, क्या वाकई मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी कभी, या ये जिंदगी अब ऐसे ही दूसरों के टुकड़ों पर गुजरेंगी?
तभी आंगन के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सरला ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, करीब 40-45 साल का, गहरे सांवले रंग का, चेहरे पर थकान की लकीरें, लेकिन आंखों में अपनापन। उसके कंधे पर एक पुराना झोला टंगा था। सरला ने सावधानी से पूछा, कौन हो बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? आदमी ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, माई, पहचान नहीं पाओगी, मैं रामलाल हूँ, तुम्हारे देवर हरि नारायण का बेटा। बचपन में शहर चला गया था, आज कई सालों बाद गांव लौटा हूँ। सरला की आंखें चौड़ी हो गई। वो ध्यान से उसे देखने लगी। हाँ, उसके चेहरे पर हरि नारायण की झलक थी। बाल बचपन में ही कटवा कर गया था, अब सफेदी की लकीरें झलक रही थीं, लेकिन आंखें वही थीं, गहरी और सीधी। सरला की आंखें भर आई। वो बुदबुदाई, अरे रामलाल, तू कितने साल बाद दिख रहा है, कहाँ था इतने दिन? रामलाल आंगन में कदम रखते हुए बोला, माई, शहर में मजदूरी करता रहा, घर बसाया, लेकिन बीवी बच्चे अब नहीं रहे। 2 साल पहले बीमारी से सब चले गए, तब से अकेला हूँ। सोचा गांव लौट आऊं, अपने लोगों के बीच रहूं। सरला ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और उसे खटिया पर बैठने का इशारा किया। रामलाल धीरे से बैठ गया। रामलाल ने सरला की झुर्रियों भरे हाथ थाम लिए। माई, तुम्हारी हालत देखकर दिल रो रहा है। सारा गांव कह रहा है कि तुम्हें भूखा रखा जाता है, सताया जाता है, ये सब सच है? सरला की आंखों में दर्द तैर गया। वो बहुत देर तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा, माँ कभी अपने बेटे की बुराई नहीं करती, जो भी है सह लेती हूँ। बस यही सोचती हूँ कि शायद एक दिन सुधर जाए। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। उसने मुट्ठी भींची। माई, अगर बेटा ही माँ का दुश्मन बन जाए तो क्या चुप रहना सही है? नहीं, मैं अब यहाँ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। सरला चौंक गई। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुकेश और रेखा तुझे भी दुश्मन मानेंगे, फिर तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। रामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, माई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी है। अगर तुम्हें थोड़ा सुकून दे सका तो समझूंगा जिंदगी बेकार नहीं गई। रात को जब मुकेश और रेखा ने रामलाल को आंगन में देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक गई। रेखा ने ताने कसते हुए कहा, वाह, अब तो घर में मेहमान भी पालने लगी हो अम्मा, क्यों न उसे भी खिलाएं पिलाएं हम। मुकेश ने गुस्से से कहा, रामलाल, तू सालों बाद आया है तो चुपचाप 2 दिन रह और निकल जा। यहाँ ज्यादा दिन टिका तो अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोला, मुकेश, मैं खून से भले तेरा भाई नहीं हूँ, लेकिन इस घर का बेटा हूँ और इस घर की माँ की इज्जत मेरी भी जिम्मेदारी है। अब अम्मा पर तूने हाथ उठाया तो सबसे पहले तुझसे मैं निपटूंगा। भीतर ही भीतर रेखा और मुकेश दिल मिला उठे। लेकिन पूरे गांव में अब रामलाल के आने की खबर फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, अब सरला देवी अकेली नहीं रही, उनका सहारा आ गया है। गांव की सुबह हमेशा की तरह पंछियों की चहचहाहट और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज से शुरू हुई, लेकिन सरला देवी के आंगन का माहौल अब अलग था। पहले जहां खामोशी और उदासी छाई रहती, वहीं आज हल्की सी चहल पहल महसूस हो रही थी। रामलाल सुबह जल्दी उठ गया था। उसने कुएं से पानी खींचा, आंगन बुहारा, फिर चूल्हे में लकड़ियां जलाकर चाय बनाई। धुएं की महक पूरे आंगन में फैल गई। सरला देवी चौखट पर बैठकर उसे देख रही थी। उनकी आंखों में बरसों बाद एक सुकून झलक रहा था। बेटा, तू इतना काम क्यों कर रहा है? मुझे कर लेने दे, सरला ने कहा। रामलाल मुस्कुराया। माई, तुम्हें अब बस आराम करना है। सारी जिंदगी दूसरों की सेवा की है, अब थोड़ा अपने लिए जी लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सरला की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा अपना बेटा भी यूं सोच पाता। घर के भीतर का माहौल अलग था। रेखा ने झल्लाते हुए मुकेश से कहा, ये रामलाल तो हमारी मुसीबत बन गया है। सुबह से अम्मा का नौकर बना घूम रहा है। कल तक अम्मा अकेली थी तो हम जैसे चाहे वैसे करते थे, अब ये बीच में ढाल बन गया है। मुकेश ने चिढ़ कर कहा, चिंता मत कर, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि खुद ही भाग जाए। रेखा की आंखों में चालाकी झलकने लगी। ठीक है, देखते हैं कब तक टिकता है। दोपहर को जब सरला देवी आंगन में बैठी तो कई औरतें मिलने आई। किसी ने पूछा, बहन जी, ये लड़का कौन है? सुबह से तुम्हारे साथ देख रहे हैं। सरला ने गर्व से कहा, ये मेरे देवर का बेटा है रामलाल, अब गांव में ही रहेगा, मेरा सहारा है। औरतों ने खुशी जताई। अच्छा हुआ बहन,
कम से कम अब तुम्हें अकेलेपन का डर नहीं रहेगा। यह सुनकर सरला का दिल भर आया। उन्हें लगा जैसे उनका मान सम्मान लौट रहा है। शाम ढल रही थी, आकाश में हल्की लालिमा थी। सरला और रामलाल चूल्हे के पास बैठे थे। धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेते हुए रामलाल बोला, माई, मैंने बहुत भटक लिया। शहर की चकाचौंध में लगा कि वही सब कुछ है, पर जब अकेलापन काटने लगा तब समझ आया कि असली घर तो यही है। अब मैं यहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। सरला ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। बेटा, तू नहीं जानता तूने मेरे जीवन में कितनी रोशनी भर दी है। मैंने सोचा था ये बुढ़ापा बिल्कुल तन्हाई में कटेगा, लेकिन अब लगता है जैसे भगवान ने मुझे नई सांसें दी है। रामलाल की आंखें भी नम हो गईं। माई, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन घर की दीवारों के भीतर कुछ और ही पक रहा था। मुकेश और रेखा ने आपस में बैठकर तय किया, अगर ये रामलाल यहाँ जम गया तो हमारी चालें कभी काम नहीं आएंगी। अम्मा को अब तक हमने जैसे भी दबाकर रखा था वो सब खत्म हो जाएगा। कुछ बड़ा करना होगा। रेखा फुसफुसाई, हाँ, हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि पूरा गांव रामलाल पर शक करे। फिर खुद ब खुद ये अम्मा का सहारा नहीं रह पाएगा। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी, मानो आने वाले दिनों में कोई बड़ा तूफान उठने वाला हो। गांव में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सुनहरी धूप आंगन की जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां छोड़ रही थी। सरला देवी अपनी खटिया पर बैठी थी। उनकी पीली साड़ी धूल से कुछ मिली हुई थी। हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में हल्की चमक थी। रामलाल का सहारा अब उनके जीवन की नई रोशनी बन गया था। आंगन की तरफ हल्की हवा चल रही थी और पंखों से झूल रहे पुराने झूले की लकड़ी चरमराई। रामलाल चाय का प्याला हाथ में लिए खड़ा था। माई, चाय पी लीजिए, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। सरला धीरे धीरे प्याला उठाती है, चुस्की लेते हुए मुस्कुराती है। लेकिन घर के भीतर मुकेश और रेखा का चेहरा चिंता और गुस्से से सिहर रहा था। रेखा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। देखा, रामलाल हर जगह घूम रहा है। अब अम्मा के पास सिर्फ वही जाएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा हुक्म अब नहीं चलेगा। मुकेश खड़ा होकर फुसफुसाया, तुमने सही कहा, हमें चाल चलनी होगी। पहले हम उसकी पहचान पर शक डालेंगे, गांव वालों के बीच उसे असहज महसूस कराएंगे, फिर धीरे धीरे अम्मा को हमारे पास लाएंगे। अगले दिन सुबह रेखा ने सरला के आंगन में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने चुपचाप कुछ औरतों से कहा, रामलाल पर भरोसा मत करना। शहर में रहते थे, अब गांव आ गए हैं, क्या पता उनका इरादा सही हो या नहीं। कुछ औरतें हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे अफवाह फैल गई। सरला देवी ने कुछ महसूस किया, लेकिन रामलाल ने उनकी आंखों में ढाल बनकर मुस्कुराया। माई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं। सरला की आंखों में भरोसा लौट आया, लेकिन भीतर ही भीतर डर भी था। क्या सचमुच ये लड़का हमारा सहारा बनेगा या मुसीबत में और उलझा देगा? दोपहर को मुकेश ने अम्मा के कमरे में जाते हुए कहा, अम्मा, रामलाल बाहर जाकर अजीब बात करता है। शायद वो यहाँ रहने का ठेका नहीं ले सकता। तुम्हें चाहिए कि उसे रोक दो। सरला धीरे धीरे उठी। उनकी पीठ और कंधे दर्द कर रहे थे, लेकिन आंखों में हिम्मत झलक रही थी। उन्होंने कहा, मुकेश, अब तुम्हारी बातें मुझे डराने वाली नहीं है। जो भी करना है मैं देख लूंगी। रामलाल मेरे लिए परिवार और सुरक्षा लेकर आया है। अगर तुम उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं खुद भी सामना करूंगी। मुकेश के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। उसने सोचा, इस बुढ़िया का मन अब नहीं डगमगाएगा। अब हमें कोई और चाल चलनी होगी। रामलाल ने बाहर से आंगन में बैठे हुए सब कुछ देख लिया। वो जानता था कि मुकेश और रेखा जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे। उसने सरला देवी की ओर देखकर कहा, माई, अब हमें चौकस रहना होगा। जो भी चाल चले मैं पहले ही देख लूँगा। तुम बस अपनी जगह रहो, डरने की ज़रूरत नहीं। सरला ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। उनका दिल हिम्मत से भर गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अब लगता है जैसे मेरे जीवन में सचमुच कोई सहारा है। जो भी होगा अब अकेले नहीं रहूँगी। सांझ होते होते गांव में हल्की हलचल थी। बच्चे खेलते हुए आंगन के चारों ओर दौड़ रहे थे। औरतें अपने घरों से बर्तन लेकर सरला देवी के पास आईं। किसी ने रोटियां रखी, किसी ने दाल का बर्तन। गांव में अब साफ दिखाई दे रहा था।
सरला देवी अकेली नहीं, पूरे गांव का प्यार उनके साथ है। लेकिन घर की दीवारों के अंदर मुकेश और रेखा अपनी चालें आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। यह कहानी अब केवल सरला देवी की सुरक्षा की नहीं, बल्कि उनके सहारे और परिवार में बदलाव की जंग बन चुकी थी। गांव की सुबह हमेशा की तरह पंछियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से शुरू हुई, लेकिन सरला देवी के घर का माहौल अब बदल चुका था। रामलाल आंगन में झाड़ू लगाता, चूल्हा जलाता और फिर कुएं से पानी भर लाता। सरला देवी चौखट पर बैठी उसे देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान रहने लगी थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा था। मुकेश और रेखा दोनों रात दिन इसी सोच में थे कि कैसे रामलाल को घर से निकालें और सरला देवी को फिर से अपनी पकड़ में ले आएं। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, रेखा और मुकेश ने अंधेरे कमरे में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बात की। रेखा देखो, अब वक्त आ गया है। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो रामलाल पूरा गांव अपने पक्ष में कर लेगा। फिर हम अम्मा पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। मुकेश, ठीक कह रही हो। कल से हम योजना शुरू करेंगे, रामलाल को चोर साबित करेंगे। रेखा की आंखों में चमक थी। हाँ, अगर गांव को यकीन हो गया कि ये चोरी करता है तो लोग खुद इसे धक्के मारकर निकाल देंगे। अगली सुबह रामलाल हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने आंगन साफ किया, चूल्हे पर चाय बनाई और अम्मा के पैरों को दबाने बैठ गया। सरला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुझे देखते ही मन को शांति मिलती है। काश भगवान तुझे पहले भेज देता। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, माई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे पास। लेकिन उसी वक्त रेखा रसोई से बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये मेरे गहने कहाँ गए? अलमारी में रखे थे, सब गायब हो गए। गांव की औरतें जो पानी भरने जा रही थी शोर सुनकर रुक गईं। कुछ ही देर में मुकेश भी कमरे से बाहर आया और गुस्से में चिल्लाया, रामलाल, ये तेरी करतूत है। तू शहर से आया है, चोर कहीं का। हमने पहले ही कहा था अम्मा से कि इसे घर में मत रखो। गांव में हंगामा मच गया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे। हर तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। सचमुच क्या रामलाल ने चोरी की है? कहते हैं शहर में रहा था, पता नहीं कैसा आदमी है। रेखा रोने का नाटक करते हुए बोली, मैंने अपने मायके से लाए हुए गहने संभाल कर रखे थे, आज सब खाली हो गए। इस घर में नया कौन आया है? सिर्फ रामलाल। सरला देवी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों तैर गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मेरा रामलाल ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो मेरी जान पर खेल जाएगा, लेकिन चोरी कभी नहीं करेगा। मीर की निगाहें रामलाल पर थीं। उसने शांत स्वर में कहा, गांव वालों, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने चोरी की है तो मेरी तलाशी ले लो, मेरी झोले, मेरे कपड़े सब देख लो। लेकिन भगवान की कसम, मैंने माई का भरोसा कभी नहीं तोड़ा और न कभी तोड़ूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, हम खुद देखेंगे। अगर गहने तेरे पास मिले तो तू गांव छोड़ देगा, और अगर तू बेगुनाह निकला तो मुकेश, रेखा को सजा मिलेगी। सबकी मौजूदगी में रामलाल का झोला खोला गया। अंदर सिर्फ फटे कपड़े, एक पुराना गमछा और कुछ औजार मिले। गहनों का नामो निशान तक नहीं था। गांव के लोग गुस्से से मुकेश और रेखा को घूरने लगे। एक औरत बोली, अगर गहने सच में चोरी हुए हैं तो पुलिस बुलाओ, वरना ये साफ है कि तुम दोनों रामलाल को फंसाना चाहते हो। मुकेश का चेहरा उतर गया। रेखा ने झूठा रोना जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों की चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। सरला देवी अपने आंगन के बीच खड़ी हुई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में ताकत थी। आज देख लो, मेरा रामलाल निर्दोष है। तुम दोनों ने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं कसम खाती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, रामलाल को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा बेटा है और तुम दोनों से लाख गुना बेहतर।
गांव के लोग तालियां बजाने लगे। भीड़ से आवाज उठी, सरला देवी सही कह रही हैं। रामलाल जैसा बेटा हर माँ को मिले। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, माई, आपने मुझे बेटा कहा, अब मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। भीड़ धीरे धीरे छट गई। गांव वाले अब खुलकर सरला देवी और रामलाल का साथ देने लगे थे, लेकिन भीतर ही भीतर मुकेश और रेखा और भी भड़क चुके थे। रेखा ने दांत भींचकर कहा, ये बूढ़ी औरत और ये लौटा हुआ आदमी अब हमारी बर्बादी बनेंगे। हमें और बड़ा वार करना होगा। उनकी आंखों में अब नफरत की आग और तेज जलने लगी थी। आने वाले दिनों में ये जंग और भी खतरनाक होने वाली थी। गांव में पिछले दिन का हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ था। रामलाल पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुकेश और रेखा बुरी तरह नाकाम हुए थे। गांव वाले अब धीरे धीरे रामलाल और सरला देवी की तरफ झुकने लगे थे, लेकिन इस जीत ने मुकेश और रेखा के दिल में जहर और गहराई तक भर दिया। रात के अंधेरे में आंगन के कोने में दिया जल रहा था। रेखा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मुकेश, अगर हमने अब कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये रामलाल हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अम्मा भी उसके पीछे खड़ी हो गई हैं। गांव वाले अब उसकी तरफ हैं। अगर हम चुप बैठे तो हमें घर से निकाल बाहर करेंगे। मुकेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में खौफ और लालच दोनों झलक रहे थे। हाँ, तू सही कह रही है, लेकिन हमें सोचना होगा। वार ऐसा होना चाहिए कि रामलाल और अम्मा को एक साथ टूटकर बिखरा दे। रेखा की आंखें चमक उठी। एक काम करते हैं, अम्मा पर ही जादू टोने का इल्जाम लगाते हैं। गांव में लोग वैसे ही अंधविश्वासी हैं। अगर सबको यकीन हो गया कि अम्मा टोना करती हैं और रामलाल उनका साथी है, तो कोई उनका साथ नहीं देगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव के चौपाल पर मुकेश पहुंचा। उसने चुपचाप कुछ लोगों से फुसफुसाते हुए कहना शुरू किया, भाइयों, मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा। अम्मा आधी रात को काले कपड़े पहनकर आंगन में कुछ बड़बड़ा रही थी। रामलाल उनके साथ बैठा था। लगता है ये दोनों टोना टोटका करते हैं। लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सचमुच रामलाल तो अच्छा लगता था, लेकिन कौन जानता है असलियत क्या है। अगर ये सच है तो गांव के लिए अशुभ है। रेखा भी औरतों के बीच यही बात फैलाने लगी। वो रोते हुए बोली, बहनों, मेरी तो नींद उड़ गई है। कल रात मैंने सुना अम्मा अजीब अजीब मंत्र पढ़ रही थी। घर में अशुभ आभा फैल गई है। शाम होते होते चौपाल पर भीड़ लग गई। मुकेश और रेखा ने सबको उकसा दिया था। कुछ लोग डरे सहमे सरला देवी के घर आए और जोर से चिल्लाने लगे, बाहर आओ सरला, गांव में अशुभ मत फैलाओ। सरला देवी कांपते हुए बाहर निकली। उनकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भीड़ से आवाज आई, तू टोना करती है। तेरे कारण ही गांव में बीमारियां फैल रही है, और ये जो लौटा हुआ आदमी है वही तेरा साथी है। रामलाल आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, चुप रहो, मेरी माई देवियों जैसी है। उस पर इल्जाम लगाने से पहले भगवान से डरना चाहिए। तभी मुकेश भीड़ के बीच से आगे आया। उसके हाथ में एक मुट्ठी राख और कुछ नींबू थे। वो चिल्लाया, देखो, ये सब मैंने अम्मा के कमरे से पाया है। क्या ये टोने का सामान नहीं है? लोग दंग रह गए। कुछ औरतें डरकर पीछे हट गईं। किसी ने कहा, अगर ये सच है तो सरला देवी को पंचायत में पेश करना होगा। सरला देवी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मैंने तो हमेशा तुलसी पूजा की है, ये सब मेरे कमरे में कैसे आया? रामलाल ने मुकेश को घूरते हुए कहा, ये तूने रखा है। कायर इंसान, अपनी माँ को बदनाम करने में भी शर्म नहीं आई। भीड़ अब दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग रामलाल और सरला देवी का पक्ष ले रहे थे। हमने खुद देखा है, रामलाल माँ के लिए जान देता है, वो टोना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग मुकेश और रेखा के बहकावे में थे। सबूत तो मिले हैं,
पंचायत में चलकर फैसला होना चाहिए। गांव के बुजुर्ग बोले, ठीक है, कल सुबह पंचायत बैठेगी, वहाँ सब साफ होगा। उस रात सरला देवी अपनी खटिया पर बैठी रो रही थी। उनके मन में दर्द था। बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू ही मुझे जादूगरनी कह रहा है। रामलाल उनके पास बैठा उनके आंसू पोंछ रहा था। माई, तू रो मत, कल पंचायत में सब सच सामने आएगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे माथे पर ये झूठा दाग नहीं लगने दूंगा। सरला देवी ने कांपते हुए रामलाल का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, आज अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं जी नहीं पाती। भगवान तुझे मेरे आंगन में पहले ही भेज देता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल मच गई। चौपाल पर पंचायत लगने वाली थी। गांव वाले, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा हो रहे थे। मुकेश और रेखा आत्मविश्वास से भरे थे। रेखा धीरे से फुसफुसाई, आज अम्मा और रामलाल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, फिर ये घर पूरी तरह हमारा होगा। रामलाल ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ जोड़े और कहा, भगवान, अगर मेरी माई निर्दोष है तो आज सच की जीत जरूर हो। गांव का चौपाल उस दिन बिल्कुल मेले जैसा लग रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे लंबी चौकी पर बुजुर्ग पंचायत बैठे थे। गांव की औरतें थोड़ी दूरी पर पल्लू से चेहरा ढके खड़ी थीं। बच्चे भी भीड़ में ताक झांक कर रहे थे। हवा में तनाव था, जैसे हर कोई किसी बड़े तूफान के इंतजार में हो। रामलाल अपनी माई सरला देवी का हाथ थामे धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ रहा था। सरला देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू अटके हुए थे, लेकिन उनके कदमों में अद्भुत संजीदगी थी। दूसरी ओर मुकेश और रेखा नए कपड़े पहनकर आए थे। उनके चेहरों पर नकली चिंता और भीतर गहरी चालाकी झलक रही थी। रेखा हर थोड़ी देर में भीड़ की तरफ देखती और औरतों के बीच कुछ फुसफुसाती। गांव के मुखिया धनी राम चौधरी ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। भाइयों बहनों, आज यहाँ एक गंभीर मामला सुना जाएगा। इल्जाम है कि सरला देवी टोना टोटका करती हैं और रामलाल उनका साथी है। ये इल्जाम सच है या झूठ, इसका फैसला आज पंचायत करेगी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, टोना सच है, मैंने खुद सुना है। किसी ने कहा, नहीं, सरला अम्मा तो पूजा पाठ करती हैं। धनी राम ने कहा, पहले मुकेश अपनी बात रखे। मुकेश ने भीड़ के सामने झूठ का जाल फैलाना शुरू किया। भाइयों, मैं अपनी माँ की इज्जत क्यों मिटाऊंगा, लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, अम्मा काले कपड़े पहनकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। और ये देखिए, उसने अपनी जेब से राख और नींबू निकालकर चौकी पर रख दिए। ये सब मैंने अम्मा के कमरे में पाया। क्या ये टोने टोटके के सामान नहीं है? भीड़ ओह ओह की आवाज करने लगी। औरतों ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। रेखा रोने का नाटक करते हुए बोली, बहनों, मुझे तो अब घर में डर लगता है, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। अब सरला देवी को आगे बुलाया गया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मुखिया जी, भाइयों, मैंने जीवन भर तुलसी की पूजा की है। मेरा क्या दोष कि ये राख और नींबू मेरे कमरे में मिले। क्या माँ पर शक करना इतना आसान है? अगर मुझे ही टोना खाना है तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाएगा? उनकी आंखों में आंसू बह निकले। गांव की कुछ औरतें पिघल गईं। सच कहती है अम्मा, हमने उन्हें रोज पूजा करते देखा है। रामलाल गुस्से से कांप रहा था। उसने पंचायत की तरफ देखा और बोला, मुखिया जी, ये सब मुकेश की चाल है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी माई निर्दोष है। ये राख और नींबू इसने खुद रखे होंगे। पूछिए इस गांव के हर आदमी से, क्या कभी किसी ने मेरी माई को बुरा करते देखा? भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी ने कहा, सच में सरला ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरे ने कहा, लेकिन सबूत तो सामने है।
धनी राम चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, मुकेश, तू कह रहा है कि तूने ये सामान अम्मा के कमरे से पाया। क्या कोई गवाह है जिसने तेरे साथ ये देखा हो? मुकेश सकपका गया। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, नहीं, मैंने अकेले ही देखा। धनीराम ने आंखें सिकोड़कर कहा, अकेले देखा? तो ये भी हो सकता है कि तूने ही रखा हो। भीड़ से कुछ लोग चिल्लाए। हाँ, मुकेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसने पहले भी चोरी का इल्जाम लगाया था रामलाल पर। रेखा ने बात संभालने की कोशिश की। नहीं मुखिया जी, मैं भी गवाह हूँ। मैंने भी अम्मा को मंत्र पढ़ते सुना है। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे आया, राम स्वरूप काका। उसकी लाठी कांप रही थी लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मुखिया जी, मैं रोज भोर में उठकर मंदिर जाता हूँ। मैंने सरला देवी को कई बार तुलसी के आगे दिए जलाते देखा है। कभी मंत्र तंत्र नहीं। अगर कोई टोना करता तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति न होती। मेरा दिल गवाही देता है कि सरला निर्दोष है। भीड़ में हलचल हुई। औरतें भी एक दूसरे से कहने लगी, सच कह रहे हैं काका, हमने भी कभी सरला को बुरा करते नहीं देखा। धनीराम ने लंबी सांस ली और पंचायत के बुजुर्गों से मशविरा किया। फिर बोला, इल्जाम गंभीर था लेकिन सबूत कमजोर है। कोई गवाह नहीं है और गांव के लोग भी सरला को निर्दोष मानते हैं। इसलिए पंचायत का फैसला है, सरला देवी पर लगाया गया टोने का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है और भविष्य में अगर किसी ने बिना सबूत के ऐसी बात फैलाई तो उस पर जुर्माना लगेगा। भीड़ से जोरदार आवाज आई, हाँ सही कहा मुखिया जी। लोगों ने सरला देवी और रामलाल की तरफ देखकर ताली बजाई। मुकेश का चेहरा उतर गया। रेखा गुस्से से होंठ दबाने लगी। लोग फुसफुसाते हुए कह रहे थे, देखा, मुकेश और रेखा ही बदनाम कर रहे थे अपनी माँ को। कैसे बेटी बहू हैं ये। रामलाल ने अपनी माई का हाथ पकड़कर कहा, माई, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। गांव तेरे साथ है। सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत और सच्चाई के जीत के थे। पंचायत में सच की जीत हुई थी। गांव वाले अब सरला देवी और रामलाल की तरफ और भी झुक गए थे। लोग उनके घर आते, सरला से आशीर्वाद लेते और कहते, अम्मा, आपको परेशान करने वालों को भगवान देख रहा है। रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उसने अपनी माई से कहा, देखा माई, अब कोई तेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। गांव समझ गया कि तू निर्दोष है। सरला देवी ने आंसू भरी मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाया। बेटा, तू ही मेरा सहारा है। अगर तू न होता तो मैं टूट कर बिखर गई होती। दूसरी तरफ मुकेश और रेखा आग बबूला थे। घर के कोने में बैठकर रेखा दांत पीसते हुए बोली, ये पंचायत ने हमें बदनाम कर दिया। अब लोग हमें ताने मारते हैं। अगर यही हाल रहा तो लोग हमें घर से निकाल देंगे। मुकेश ने जमीन पर लात मारी। चुप रह, ये जीत रामलाल की आखिरी जीत होगी। अब हमें चाल ऐसी चलनी है कि माई और रामलाल दोनों को सबके सामने नीचा देखना पड़े। रेखा ने आंखों में खून भरते हुए कहा, तो क्यों न इस बार घर को ही तोड़ डालें। अगर घर में बवाल होगा तो गांव भी बट जाएगा। मुकेश और रेखा ने तय किया कि अब वो घर के भीतर से आग लगाएंगे। रेखा धीरे धीरे औरतों के बीच ये बात फैलाने लगी, रामलाल तो अच्छा दिखता है लेकिन असल में वो घर पर कब्जा करना चाहता है। देखना, कुछ दिनों में वो अम्मा को बहकाकर सब लिखवा लेगा अपने नाम। और मुकेश मर्दों में जाकर कहता, भाइयों, अगर रामलाल यहाँ का मालिक बन गया तो कल को तुम्हारे खेत भी छीन लेगा। सावधान रहना। धीरे धीरे अफवाहों की आग फैलने लगी। लोग फिर से संशय में पड़ गए। इस बीच रामलाल दिन रात अपनी माई के लिए मेहनत कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, दोपहर को पानी भरकर लाता, रात को माई के पैर दबाता। गांव वाले देखते और कहते, रामलाल सच्चा बेटा है। काश हर माँ को ऐसा सहारा मिले। सरला देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अक्सर कहती, बेटा, तूने मेरे जीवन का खालीपन भर दिया है। तेरे बिना मैं अकेली हूँ, पर तेरे साथ मुझे किसी की कमी नहीं लगती। रामलाल मुस्कुराता है, माई,
तू मेरे लिए भगवान है, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन मुकेश और रेखा घर में जहर घोलने लगे। रेखा हर वक्त ताने देती, अरे ये लौटा हुआ आदमी तो घर का मालिक बन बैठा, अब तो अम्मा भी उसी की सुनती हैं। मुकेश चिल्लाकर कहता, रामलाल तू क्यों हमारे मामलों में दखल देता है? तू कोई खानदान का हिस्सा नहीं है, ये घर हमारा है, तू यहाँ मेहमान है, समझा? रामलाल शांत स्वर में कहता, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं माई का बेटा हूँ और जब तक माई मुझे अपने आंगन में रखेगी मैं यहीं रहूँगा। एक रात रेखा ने मुकेश से कहा, अगर हमें जीतना है तो हमें माई को ही रामलाल के खिलाफ करना होगा। सोच, अगर अम्मा खुद रामलाल पर शक करने लगे तो उसका सहारा कौन रहेगा? मुकेश की आंखें चमक उठी। हाँ तू सही कहती है, अगर माई और रामलाल में दरार पड़ गई तो खेल खत्म हो जाएगा। रेखा ने चाल चली। वो सरला देवी के पास गई और मासूम चेहरा बनाकर बोली, अम्मा मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन कसम खाइए किसी से कहेंगी नहीं। मैंने रामलाल को सुना है, वो कह रहा था ये घर अब मेरा है। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में सब कुछ हड़पना चाहता है? सरला देवी का चेहरा उतर गया, दिल में हल्का सा शक घर करने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं रामलाल ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन रेखा ने तुरंत आंसू निकाल लिए। अम्मा मैं तो आपकी बहू हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं चाहती हूँ कि आप बची रहें, रामलाल पर नज़र रखिएगा। रात को जब रामलाल खाने के बाद उनके पास बैठा तो सरला देवी चुप थी। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ माई, तू उदास क्यों है? सरला देवी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और मन में रेखा की बातें गूंजने लगी। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीमे स्वर में बोली, बेटा इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, घर का मोह भी कभी कभी बर्बादी लाता है। रामलाल चौंक गया। माई तू मुझ पर शक कर रही है क्या? सरला देवी ने सिर झुका लिया। दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन होठों पर चुप्पी थी। सुबह की हल्की धूप गांव के आंगन में बिखरी थी। सरला देवी अपनी खटिया पर बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला, लेकिन आंखों में उदासी और मन में हल्का सा संदेह। उनकी सोच में बार बार रेखा की बातें गूंज रही थी। रामलाल सच में सब कुछ हड़पना चाहता है क्या? रामलाल खेत से लौटकर मुस्कुराते हुए उनके पास आया। माई अच्छा चाय पिलाऊं? सरला देवी ने धीमे स्वर में सिर हिलाया, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान नहीं थी। आंखें कहीं दूर तक टकटकी लगाए थीं। रात के बाद से रेखा और मुकेश लगातार गांव वालों के बीच ये अफवाह फैला रहे थे कि रामलाल घर पर ज्यादा हक जताने लगा है। अंधविश्वास और डर के मिश्रण ने धीरे धीरे सरला देवी के मन में हल्की दरार डाल दी थी। रेखा अक्सर सरला देवी के पास आकर कहती, अम्मा आप देखिए ना, रामलाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं बस आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। सरला देवी अपने अंदर की संवेदनशीलता और लालच के डर में उलझती जाती थी। रामलाल ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या अगर सच में वो सोचता है? इस सवाल ने उनके मन में चिंता की लहरें पैदा कर दी। रामलाल ने धीरे से सरला देवी का हाथ पकड़कर कहा, माई आप मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? मैंने कभी आपके हक में गलत काम नहीं किया, जो भी हुआ मैं आपके साथ हूँ। सरला देवी ने आंखें झुकाई, बेटा मैं जानती हूँ, पर डर है। रात को रेखा की बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माही डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, सच्चाई समय पर सब कुछ साफ कर देगी। गांव में हाल ही की पंचायत की जीत के बाद भी कुछ लोग मुकेश और रेखा की बातों में फंस रहे थे। देखो रामलाल का मन कहीं लालच में फंस गया तो? अम्मा तो घर संभाल रही हैं, लेकिन बेटे के हक में फैसले बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग पंचायत में खड़े थे उन्होंने रामलाल और सरला देवी का साथ देना शुरू कर दिया।
सच की जीत हुई है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बीच रामलाल ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और घर की सुरक्षा बढ़ा दी। रेखा ने सोचा कि अब समय सही है। वो धीरे धीरे सरला देवी को अपने कमरे में बुलाई। अम्मा, आप सच में सोचती हैं कि रामलाल आपका समर्थन कर रहा है? मैंने उसे सुना है, वो कहता है माई का सब कुछ अब मेरा है। अगर आप सच में सावधान नहीं हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सरला देवी ने पहली बार सचमुच हौले हौले डर महसूस किया। उनकी आंखों में डर की झिलमिलाहट थी, लेकिन दिल में रामलाल की ईमानदारी भी थी। तभी रामलाल कमरे में आया। उसने देखा कि सरला देवी परेशान है। माई, क्या हुआ? आप डर रही हैं? किसी ने ये बातें कहीं? रेखा ने मुस्कुराते हुए पीछे हटकर कहा, कुछ नहीं, मैं बस सावधानी की सलाह दे रही थी। रामलाल ने सरला देवी का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, माई, आप मुझ पर विश्वास रखें। मैंने कभी आपके हक में गलत कदम नहीं उठाया। जो भी हो रहा है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। सरला देवी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार डर के आंसू नहीं, राहत के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तेरी ईमानदारी ने मेरा डर दूर कर दिया। गांव वाले अब रामलाल और सरला देवी के पीछे खड़े थे। मुकेश और रेखा की चालें धीरे धीरे विफल हो रही थी, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दरार तो आई थी, लेकिन प्यार और समझदारी ने इसे जोड़ दिया। सरला देवी और रामलाल ने महसूस किया कि सच्चाई और संयम के साथ हर संकट का सामना किया जा सकता है। रात बहुत भारी थी। आंगन में रखे दीपक की लौ बार बार हिल रही थी, जैसे हवा में कोई बेचैनी छुपी हो। सरला देवी खामोश बैठी थीं, पर उनके चेहरे पर गहरा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दिल के भीतर संदेह का तूफान उठ रहा था। क्या वाकई रामलाल उतने ही सच्चे हैं जितना वो कहते हैं, या फिर रेखा की बातों में कोई सच्चाई है? सरला देवी ने तकिए पर सिर रखा तो आंखें बंद नहीं हुई। कमरे की छत उन्हें घूर रही थी। कानों में बार बार रेखा की आवाज़ गूंज रही थी, सोच लो सरला, हर आदमी की एक छुपी हुई सच्चाई होती है। वो करवटें बदलती रहीं। पास ही रामलाल गहरी नींद में नहीं, बल्कि आधे जागे आधे सोए से पड़े थे। उन्हें भी नींद कहाँ थी। वो जानते थे कि सरला के मन में अब कोई दरार पैदा हो चुकी है, और यही रेखा मुकेश की जीत है। रामलाल ने धीरे से करवट बदलकर सरला को देखा। तुम सोई नहीं अभी तक? उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी गहरी थकान से टूटी हो। सरला ने आंखें बंद कर ली, जवाब नहीं दिया। अब खामोशी ने रामलाल का कलेजा चीर दिया। सवेरे की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, मगर घर में वो पुरानी रौनक नहीं थी। रसोई में चूल्हा देर से जला। सरला के चेहरे पर एक ठंडी दूरी थी, जो रामलाल को भीतर तक डरा रही थी। गांव में भी हलचल थी। चौपाल पर लोग अब भी पिछली पंचायत की बातें कर रहे थे। कुछ लोग रामलाल के पक्ष में थे, तो कुछ मुकेश रेखा की बातें दोहराते। भाई, धुआं वहीं उठता है जहां आग हो। यह कहावत सुनकर रामलाल के कान सुन्न हो जाते हैं। दूसरी ओर रेखा और मुकेश रात को ही अगली योजना बना चुके थे। रेखा बोली, अब सरला के मन में शक का बीज पड़ चुका है। बस हमें रोज उसे पानी देना है, ताकि वो बीज जड़ पकड़ ले। सुबह ही वो सरला से मिलने आ पहुंची। हाथ में पूजा की थाली थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर मासूमियत का नकाब। माई, कैसी हो? कल रात नींद आई? सरला ने जबरन मुस्कुराकर कहा, हाँ, ठीक ही थी। रेखा ने जानबूझकर आह भरी, फिर धीमी आवाज में बोली, माई, कुछ बातें हैं जो मेरे दिल पर बोझ बन रही है, लेकिन छोड़ो, तुम नाराज हो जाओगी। सरला का दिल कांप उठा। नहीं, कहो, क्या बात है? रेखा ने आंखें झुकाकर कहा, माई, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, चाहे वो रामलाल भैया ही क्यों न हो। ये सुनते ही सरला का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों में एक सवाल तैर गया।
उस दिन जब रामलाल खेत से लौटा, उन्होंने देखा कि सरला उनसे पहले जैसी बातें नहीं कर रही थी। बातचीत छोटी हो गई थी, हंसी गायब थी। रामलाल का दिल डूबने लगा। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैंने जल्दी कुछ न किया तो रेखा और मुकेश जीत जाएंगे। रात को उन्होंने सरला का हाथ पकड़कर कहा, माई, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या बात है। सरला ने हाथ धीरे से छुड़ा लिया। कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। रामलाल की आंखें भर आई। माई, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में संदेह है, लेकिन मेरी कसम, मैं वही रामलाल हूँ जो हमेशा से रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं सबूत लाकर दूंगा अपनी सच्चाई का। सरला खामोश रही। वो चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। इधर गांव में अफवाहें और तेज हो रही थीं। चौपाल पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। रामलाल के घर का झगड़ा अब सबके सामने आ ही जाएगा। रेखा भाभी तो कह रही थी कि सरला जी अब उनसे भी दूरी बनाने लगी हैं। इन फुसफुसाहटों ने माहौल और जहरीला बना दिया। अब हालत ऐसी हो गई थी कि सरला जी और राम एक ही घर में होकर भी अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। रामलाल हर रात सोचता, कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं, और सरला जी सोचती, अगर सब कुछ झूठ निकला तो। इसी बीच रेखा और मुकेश ने अगला बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली। वो चाहते थे कि सरला और रामलाल के बीच दरार अब इतनी गहरी हो जाए कि उसका कोई इलाज ही न बचे। गांव के बाहर उस पुराने बर के पेड़ के नीचे रात की खामोशी गहरी थी। चांद आधा छिपा हुआ था और झिंगुरों की आवाजें हवा को और रहस्यमयी बना रही थी। इसी अंधेरे में रेखा और मुकेश चुपके से पहुंचे। मुकेश ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, रेखा, अब वक्त आ गया है। सरला देवी के दिल में जो शक हमने बोया था वो अब जड़ पकड़ रहा है। अगर हमने इसे इसी तरह से पाला तो रामलाल का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। रेखा के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें चमक रही थीं जैसे किसी शिकार पर नजर गड़ाए शिकारी की। हाँ मुकेश, अब हमें बस आग में घी डालते रहना है। माई को इतना उलझा दो कि उन्हें लगे रामलाल उनसे कुछ बड़ा छुपा रहा है। और जब माँ बेटी के बीच विश्वास टूटता है तो परिवार भी बिखर जाता है। मुकेश ने सिर हिलाया, लेकिन हमें ठोस सबूत भी गढ़ने होंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। गांव वाले भी तभी मानेंगे जब उन्हें आंखों से कुछ दिखाई देगा। रेखा ने धीरे धीरे पास आकर कहा, सबूत बनाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम बस अफवाहें फैलाते रहो। चौपाल, खेत, यहाँ तक कि हाट बाजार तक, हर जगह ये बात पहुंचना चाहिए कि रामलाल का चाल चलन ठीक नहीं है। हवा तेज हुई, बर के पेड़ की डालियां सरसराई जैसे प्रकृति भी इस साजिश को सुन रही हो। उसी समय घर में सरला देवी अकेली बैठी थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक उन्हें चुभ रही थी। उनके सामने रामलाल का चेहरा बार बार आ रहा था। उनके वो दिन जब रामलाल ने पहली बार उन्हें हंसाया था, जब मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामा था। लेकिन अब वही चेहरा उनके मन में सवालों से घिरा हुआ था। क्या सचमुच वो मुझे धोखा दे रहा है? क्या रेखा सच कह रही है? उनका मन जैसे दो टुकड़ों में बट गया था। एक हिस्सा कहता, रामलाल हमेशा सच्चा रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरा हिस्सा फुसफुसाता, लेकिन अगर सब सच हुआ तो क्या मैं सारी उम्र आंख मूंदकर धोखा खाती रही? आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा और बुदबुदाई, ये भगवान, मुझे सही गलत का रास्ता दिखाओ। दूसरी ओर रामलाल भी चैन से नहीं सो पा रहा था। खेत में काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। हल चलाते चलाते अचानक उसका ध्यान भटक जाता। वो सोचता, कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? अगर माई मुझ पर से भरोसा खो बैठी तो मेरा जीवन ही अधूरा हो जाएगा। उन्होंने कई बार माई से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार माई का संकोच, उनकी खामोशी रामलाल को और तोड़ देती थी। अगले दिन रेखा जानबूझकर आंगन में आई। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिस पर लाल रंग का दाग था। माई,
रेखा ने बनावटी घबराहट दिखाते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये दाग किसका है। मैंने तो ये कपड़ा बाजार में देखा था, लेकिन किसी ने कहा कि ये रामलाल भैया के पास भी था। सरला देवी के चेहरे पर रंग उड़ गया। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? रेखा ने तुरंत मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। नहीं नहीं माई, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस यूं ही बता रही थी। आप तो समझदार हैं, आप खुद सोच लो। ये कहते ही रेखा ने चुपचाप सरला के मन में और जहर घोल दिया। गांव में अब अफवाहें खुलकर फैलने लगी। सुना है रामलाल का किसी और से मेलजोल है। हाँ, रेखा भाभी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। बेचारी सरला माई, उन्होंने तो शायद सच्चाई का पता ही नहीं। हर चौपाल, हर खेत, हर गली में यही चर्चाएं होने लगी और सरला देवी के कान तक ये बातें पहुंचते देर नहीं लगी। उस रात सरला देवी और रामलाल एक ही कमरे में अलग अलग चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन खामोशी दीवार की तरह खड़ी थी। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, माई, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सरला की आंखें भीग गई, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। मैं नहीं जानती। ये शब्द रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब या तो सच सामने आएगा या मेरा सब कुछ चला जाएगा। गांव की सुबह थी, लेकिन घर और चौपाल दोनों ही जगह माहौल भारी था। सरला देवी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला, लेकिन आंखों में बेचैनी और दिल में शक। गांव में भी अफवाहें तेज हो रही थी। रेखा और मुकेश ने पिछले दिन की चाल का असर गांव वालों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। रामलाल भैया की ईमानदारी पर शक है। देखना, अब सब खुलकर सामने आएगा। सभी लोग की निगाहें अब रामलाल पर टिकी थी। रेखा और मुकेश ने सोचा कि अब समय सही है। रेखा ने मुकेश से कहा, अब बस थोड़ी नाटकीयता और चाहिए। सरला देवी के सामने ऐसा सबूत दिखाएं कि उनका विश्वास हिल जाए। मुकेश ने धीरे से कहा, लेकिन सावधान रहो, अगर रामलाल कुछ पहचान गया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। रेखा मुस्कुराई, हमेशा की तरह सब कुछ सोच समझकर आज गांव की चौपाल में हम अपनी बात सबके सामने रखेंगे। सरला देवी जब देखेंगी कि सब लोग रामलाल के खिलाफ हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। उसी समय घर में रामलाल और सरला देवी आमने सामने थे। सरला देवी की आंखों में डर और शक था, जबकि रामलाल की आंखों में बेचैनी और दर्द। रामलाल ने कहा, माई, मुझे बताओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सरला ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं नहीं जानती। रेखा की बातें वो बार बार मेरे दिमाग में घूमती है। रामलाल का चेहरा मायूस हो गया। माई, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम चाहो तो मैं सबूत लाकर दिखाऊंगा अपनी सच्चाई का, लेकिन तुम्हारा भरोसा टूटने से पहले मैं खुद भी डर गया हूँ कि कहीं तुम्हें नुकसान न हो। सरला देवी ने सिर झुकाया। उनके अंदर बेटे का प्यार और शक दोनों की लड़ाई चल रही थी। सामने का दृश्य चौपाल में बेहद डरावना था। रेखा, मुकेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। रेखा ने एक कपड़ा उठाया जिस पर लाल दाग था और कहा, देखिए, यह सबूत है। रामलाल ने इसे अपने हाथों से रखा था और इससे साफ होता है कि वह सब कुछ छुपा रहा है। अगर आपके अपने माता पिता का भरोसा भी खो गया तो बाकी गांव वालों का विश्वास क्या बचेगा? गांव वाले धीरे धीरे हैरानी और गुस्से से रामलाल की तरफ देखने लगे। सच में ऐसा है क्या? रामलाल, क्या तुमने ये सब किया? रामलाल ने चुपचाप कपड़ा लिया और कहा, ये सब झूठ है, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं सबूत दिखाऊंगा कि ये कपड़ा किसी और का है, लेकिन गांव वालों की शक की दीवारें पहले ही बन चुकी थी। सरला देवी अब घर में रामलाल के पास आई। बेटा, अगर सच है तो तुम क्यों चुप रहते हो? अगर झूठ है तो क्यों मैं ही शिकार बनी? रामलाल ने दर्द से कहा, माई, मैं हर रोज अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रेखा और मुकेश ने सबूत और अफवाहें इतनी कुशलता से फैलाई हैं कि तुम्हारा विश्वास हिल गया। मैं खुद टूटने वाला हूँ, पर तुम्हारे लिए लड़ता रहूँगा। सरला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ, पर मेरा मन डर और शक से भरा है।
रामलाल ने गहरी सांस ली। अब बस समय ही बताएगा कि कौन सच है और कौन धोखा देने वाला। दिन ढलने के साथ गांव में सन्नाटा छा गया। रेखा मुकेश ने अपनी चाल से सरला देवी के मन में शक बढ़ा दिया, लेकिन रामलाल ने अपने धैर्य और ईमानदारी के साथ यह ठान लिया कि वह सच साबित करेंगे, चाहे कितना भी लंबा संघर्ष क्यों न हो। सरला देवी और रामलाल दोनों के दिल अब सवालों और उम्मीदों से भरे थे। गांव की चौपाल, घर की खामोशी और रिश्तों की जटिलता सब मिलकर यह दिखा रहे थे कि आने वाला समय और भी अहम मोड़ लेकर आएगा। सवेरे की हल्की धूप घर में फैल रही थी। रामलाल ने नींद से उठते ही फैसला कर लिया कि अब उसे सिर्फ खामोश नहीं रहना, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। उसने खुद से कहा। उसने गांव के सबसे भरोसेमंद लोगों को चुपचाप बुलाया और सबूत दिखाने की तैयारी शुरू की। कागज, फोटो और वह कपड़ा जिसे रेखा और मुकेश ने झूठा साबित करने के लिए इस्तेमाल किया था, सब कुछ रामलाल ने सुरक्षित रखा था। घर में सरला देवी अब भी बेचैन थी। उनके दिल में शक और डर घुला हुआ था। क्या सच में रामलाल इतना निर्दोष है? उनका मन बार बार यही सवाल कर रहा था। रामलाल ने उन्हें नज़र में देखते हुए कहा, माई, आज मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, बस आप मेरी बात सुनो। सच्चाई सामने आने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं हमेशा आपका साथ देता आया हूँ। सरला देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उनके भीतर अब भी डर था, लेकिन रामलाल की दृढ़ता ने उनकी बेचैनी कम कर दी थी। गांव के चौपाल में रामलाल पहुंचा। सब लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग अभी भी रेखा और मुकेश के झूठ पर यकीन किए हुए थे। रामलाल ने धैर्य से सबूत पेश करना शुरू किया। यह कपड़ा, उसने कहा, मेरे पास नहीं था। रेखा और मुकेश ने इसे गलत तरीके से पेश किया ताकि आप मुझ पर शक करें। फिर उसने फोटो और रिकॉर्डिंग सब दिखाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि रेखा और मुकेश ने झूठ फैला रखा है। गांव वाले देखते ही रह गए। सच में ये तो पूरी तरह झूठ है। रेखा और मुकेश ने तो हमें धोखा दिया। रेखा और मुकेश घबराए। रेखा ने लालच और डर से कहा, लेकिन हम सिर्फ सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुकेश ने भी हाथ जोड़ लिए। गांव वाले अब उनके झूठ को पहचान चुके थे। उनकी चालें फेल हो गई थीं। घर लौटकर रामलाल ने सरला देवी का हाथ पकड़ा। देखो माई, मैंने हमेशा सच्चाई बताई, अब तुम्हारा भरोसा फिर से लौट सकता है। सरला देवी की आंखों में आंसू थे। मुझे विश्वास है, अब मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी, तुम हमेशा सही थे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, चलो अब सब कुछ ठीक है, कोई शक, कोई डर नहीं। अब घर और गांव दोनों में शांति लौट आई। सरला देवी और रामलाल एक दूसरे के साथ विश्वास और प्यार में बंध गए। रेखा और मुकेश गांव से बाहर चले गए। गांव वाले भी सबक सीख गए कि झूठ और चालाकी का अंत हमेशा होता है। सरला देवी अब चैन से अपने घर में रहती हैं। रामलाल के साथ हर दिन खुशी और शांति से बीतता है और यही साबित करता है, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। तो दोस्तों, यह थी आज की दास्ताने आलिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दास्ताने आलिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।